हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हास्याकरण चल रहा है। उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं मुसलमानों और उनका हास्याकरण। क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है उसकी परसेंटेज है वो भारत में कम है, वो अल्पसंख्यक में है, तो वो हमेशा अपने आप को ये कहते रहते हैं कि हम तो हास्याकरण हैं, हमें किनारे पे धकेल दिया गया है। अब देखो, इसमें आता है कि मुसलमान समुदाय को हाशियाई समुदाय है वो माना जाता है। जो मुसलमान समुदाय है उसको हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक समुदायों के उतने लाभ नहीं मिले हैं कि जितने हिंदू समुदायों को जो सामाजिक आर्थिक लाभ मिले हैं उतने लाभ मुसलमान जो समुदाय है उसको प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार ने अब 2005 में एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल की एक कमेटी है उसका गठन किया कि 2005 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया कि सरकार ने 2005 में मुसलमानों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता है वो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर को सौंपी गई। इस कमेटी ने मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पोजीशन क्या है या स्थिति क्या है उसका जायजा है वो लिया। इस समिति की रिपोर्ट से पता चला, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो पेश की और उनकी रिपोर्ट से पता चला कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। और इस समिति ने ऑब्जर्वेशन किया और उसने ये कंक्लूजन निकाला और अपनी रिपोर्ट पेश की कि मुसलमान जो समुदाय है उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो स्थिति है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हाशियाई समुदाय हैं उनसे मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मुसलमान समुदाय के 7 से 16 वर्ष तक के बच्चे दूसरे समुदायों के बच्चों के मुकाबले बहुत कम शिक्षा है वो ग्रहण कर पाते हैं। और एक मेन रीजन यही है कि ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और ये थोड़े से पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों का रहन सहन, उनका जो रहने का स्तर है, उनकी संस्कृति हमसे अलग है, इसी कारण उन्हें अलग नजर से देखा जाता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन का जो स्तर है, उनकी संस्कृति जो कल्चर है वो हमारे से अलग है, इसलिए उनको एक अलग ही नजर से देखा जाता है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिसे अक्सर गेटोइजेशन होने लगता है। कि अब इनकी इन्हीं स्थिति के कारण जहां से ये पहले रह रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये क्या है कि इनको अलग नजर से या शक की नजर से देखा जाने लगा है। और ये शक की नजर से इसलिए देखा जाने लगा है कि कुछ एक जो कैंडिडेट हैं वो, आप ये लगाओ कि भाई टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो एक कैंडिडेट अगर सपोर्ट करता है तो दूसरे कैंडिडेट को भी शक की नजर से देखा जाता है। हालांकि सभी ऐसा नहीं करते, कुछ एक परसेंटेज ऐसा होता है। और भारत ने 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया है। 370 आर्टिकल हटाने से आतंकवाद का काफी हद तक कंट्रोल करने में भारत को कामयाबी मिली है, क्योंकि 370 आर्टिकल में ये था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी लड़का किसी हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता था तो उसे भारत की नागरिकता है वो मिल जाती थी। तो इससे जो
टेररिस्ट है वो काफी उसको बढ़ावा मिलता था, लेकिन भारत ने 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। और ये कुछ जो मुस्लिम समुदाय हैं या कुछ ये लगा लो मुस्लिम लोग हैं, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे और इसी वजह से जो बाकी मुस्लिम थे उनको शक की नजर से देखा जाता था। इसी को गेटोइजेशन है वो कहा जाने लगा। अब देखो, गेटोइजेशन शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। यानी गेटोइजेशन शब्द ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहे। जैसे मुस्लिम समुदाय, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ही ज्यादा हो, या हिंदू समुदाय तो उसमें हिंदू समुदाय के लोगों को ही ज्यादा संख्या हो। तो गेटोइजेशन होने लगता है कि लोग उस इलाके में जाकर रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं जहां पर उनके समुदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। गेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। अब जो गेटोइजेशन की जो प्रक्रिया है वह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कारण है उनके ऊपर आधारित है या बेस है। हो सकती है भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है। अब भय के कारण भी या दुश्मनी के कारण भी जो किसी एक समुदाय है उसको एकजुट होने के लिए मजबूर है, वो कर सकती है। जैसे J&K में देखा आपने कि वहां पर मुस्लिम प्रांत है, वो मुस्लिम समुदाय की संख्या है वो वहां पर ज्यादा है और हिंदू संप्रदाय है वो वहां पर कम है। वो घाटी के जो पंडित थे वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, तो वो घाटी को छोड़ छोड़कर दिल्ली आ गए या इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ आ गए सेफ्टी रीजन के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है वो ज्यादा थी, तो वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित है वो महसूस करने लगे। और मुस्लिम समुदाय की संख्या जम्मू कश्मीर में ज्यादा थी, तो उन्होंने वहां पर घाटी के पंडितों को परेशान किया और वहां को उनको मजबूर कर दिया गेटोइजेशन करने के लिए, और वहां से वो छोड़ छोड़कर आ गए। तो भय या दुश्मनी की जो स्थिति है वो भी किसी एक समुदाय को सुरक्षित होने के लिए या एकजुट होने के लिए मजबूर है, वो कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। कि जब भी मनुष्य, मान लो ये सोचो कि भाई अदर लोग ज्यादा हैं और वो अकेला पड़ रहा है, तो वो अपने आप को महफूज नहीं समझता, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, तो किसी ऐसे स्थान पर जाकर रहना ज्यादा पसंद करता है जहां पर उसी के कम्युनिटी के या उसी के समुदाय के लोग रहें, तो उनके बीच रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो वो उस स्थान को छोड़कर जाना है वो पसंद करता है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण यह शेष समाज से कटता चला जाता है। और ये क्या होता है कि इसके पास वहां से निकल जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, और जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी होती है, जो शेष जो समाज होता है वह उससे कटता हुआ सा चला जाता है और उनके बीच में एक दूरी सी बन जाती है, वो दूरी है वो बनती ही चली जाती है। अतः निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि हास्याकरण का संबंध अभाव यानी कमी, कि हास्याकरण का जो संबंध है वो अभाव, पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह क्या होता है कि पहले से किसी के बारे में कोई धारणा है वो बना लेना, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी पहले से ही किसी के बारे में कोई एक फिक्स जो धारणा है वो बना ली जाती है, उसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। और शक्तिहीनता, कि उनके पास शक्ति नहीं है के एहसास से जुड़ा हुआ है। यानी अभाव, कमी, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता, शक्ति उनके पास नहीं है, इन सब से जो हास्याकरण शब्द है वो जुड़ा हुआ है।